हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। आज हम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। मुझे पता है आप काफी दिनों से वेट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री कब होगी, तो लो आज आज से स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। अब इसमें हम सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे की कंसेप्ट वो कवर करेंगे। अब इसका जो अगला पार्ट आएगा सॉल्यूशन का, उसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अलग रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो एक साथ में। सारे के सारे फॉर्मूले एक बार में देख लिए, सारे मगअप हो गए, उसके बाद अब न्यूमेरिकल कर लिए तो न्यूमेरिकल से भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके सॉल्यूशन चैप्टर की। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आपके सॉल्यूशन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन जिसमें हम दो कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? अमाउंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। और सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर। फिर आते हैं हमारे बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, गैस का गैस में, सॉलिड का गैस में, सॉलिड का लिक्विड में। जैसे मेरे को तो एक फेमस एग्जांपल याद आ रहा है, लिक्विड में सॉलिड का एग्जांपल आपको पता होगा, सोडियम अमलगम इन मरकरी। सोडियम अमलगम इन मरकरी किसका एग्जांपल है बेटा? लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन का एग्जांपल है, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। चलें आगे देखो। फिर चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स मैं सारी लिख के आया हूं, आ जाओ एक एक करके सारी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारी मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स को हम कैसे लिखते हैं? एन से, और नीचे वॉल्यूम किस में हो जाएगा बेटा? लीटर में। और 1 लीटर या फिर बोलूं तो 1000 ml में। और एन को क्या है? ये क्या है? ये है मोल्स। तो सॉल्यूट के मोल्स किसमें? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। वो क्या होती है? हमारी मोलरिटी। ठीक है सर, समझ गए। फिर जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 0.5 m KOH सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? अब 0.5 m, कैपिटल एम हम मोलरिटी के लिए यूज करते हैं। मोलरिटी का जो डिनोटेशन साइन है वो क्या है? कैपिटल एम। क्या है बेटा? कैपिटल एम। तो 0.5 m KOH सॉल्यूशन, तो भाई साहब 0.5 m KOH सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है। 0.5 मोल्स हो गए, 0.5 मोल्स ऑफ KOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे आया कि नहीं आया? 0.5 m का मतलब क्या है? 0.5 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स है KOH में प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। खत्म होगी बात। ये लिखा हुआ 0.5 मोल्स ऑफ KOH डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा इसी की छोटी बहन मोलिलिटी। वहां पे अपन किसकी बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है हमारे पास 1 लीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सॉल्वेंट का वेट। वो भी किसमें? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। तो डेफिनेशन बोलूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या है हमारे पास? मोलिलिटी। मोलिलिटी को हम स्मॉल m से और मोलिलिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1.1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। अच्छा एक सेकंड, इसके पीछे यूनिट हम क्या लगाते हैं? मोलर। और इधर क्या लगी हुई है? मोलल। मोलल फॉर मोललिटी और मोलर फॉर मोलरिटी। तो 1.1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? तो 1.1 यूरिया के मोल्स है और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। क्या 1.1 मोल है हमारे पास यूरिया के और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। आ गया सर समझ में? एक इंपॉर्टेंट चीज, मोलरिटी और मोलिलिटी में किसमें वॉल्यूम का टर्म्स है? अब सर मोलरिटी में वॉल्यूम का टर्म्स है, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उसके नंबर ऑफ मोल्स। मैंने मोलिलिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है वॉल्यूम से। क्यों? उसका तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो तो डिसॉल्व किसमें है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो वॉल्यूम हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहली बात तो टेम्परेचर के। और जो आपकी मोलरिटी वाले टर्म है उसमें वॉल्यूम आता है। तो मोलरिटी आपके टेम्परेचर डिपेंडेंस यूनिट है, जबकि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसके आगे लिख देता हूं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं है और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म है, इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं है। ये ला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ आपके पास में। अगला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है बेटा? मास परसेंटेज को हम लिखते हैं कैसे? W बाय W से, W बाय W परसेंटेज से। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। अरे भाई साहब वेट ऑफ सोल्यूट का कितना वेट सोल्यूशन के कितने वेट में प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना। तो वेट ऑफ सोल्यूट भी ग्राम में और वेट ऑफ सोल्यूशन भी ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे एक एग्जांपल है 15% W बाय W ग्लूकोज का सोल्यूशन, तो भाई साहब 15 ग्राम ग्लूकोज का
सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अरे भाई साहब ये तो लिखा है देखो, 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ये रहा मोलरिटी, मोलिलिटी और मास परसेंटेज। क्लियर हुआ। अगला वॉल्यूम परसेंटेज, V बाई वी, कुछ नहीं, अभी जैसे मास परसेंटेज का क्या था, W बाई W, ये भी हो जाएगा V बाई वी। मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। अरे भाई साहब सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम, अब डिवाइड में सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम, दोनों ml में होने चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जैसे 10% V बाई वी इथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो कोई बात नहीं, 10 ml इथेनॉल ले लिया मैंने और वो पानी में डिसॉल्व है, और पानी में डिसॉल्व होने के बाद पूरा सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो जाता है, 100 ml हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 ml हो जाता है। ठीक है सर, मान गए, ये वाला वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्लियर हो गया हमारा V बाई वी। अगला है मास बाय वॉल्यूम, W बाई वी, कोई बात नहीं। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। अरे भाई साहब ये तो है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, हो गया काम खत्म। ठीक है, जैसे 10% W बाई वी KOH सॉल्यूशन है, तो 10 ग्राम KOH का प्रेजेंट है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। और वही तो कर रहे थे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। तो 10 ग्राम KOH कैसे लिखोगे, 10 ग्राम KOH W बाई वी मतलब क्या है, तो 10 ग्राम KOH का प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर। लास्ट हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स है मोल फ्रैक्शन। अब पहली बात, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। जिसका भी मोल फ्रैक्शन, जैसे मेरा मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, हम 5-6 जने एक साथ में बैठे हैं, ठीक है, अब सभी का मोल फ्रैक्शन निकाल, जैसे मेरा नंबर आया तो मेरा मोल फ्रैक्शन, मेरे मोल्स अपॉन सभी के मोल्स, यही तो मेरा मोल फ्रैक्शन है। जैसे आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपका मोल्स अपॉन टोटल सबकी जितने भी क्वांटिटी प्रेजेंट है, जितने भी आधी प्रेजेंट, सबके मोल्स। आई बात समझे। जैसे मेरे पास पानी है, इथेनॉल है वगैरह, ये दो सॉल्यूशन है, पानी और इथेनॉल। पानी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पानी के मोल्स अपॉन पानी और इथेनॉल के मोल्स। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना तो इथेनॉल के मोल अपॉन इथेनॉल प्लस पानी के मोल, यही तो है मोल फ्रैक्शन। मतलब ए का मोल अपॉन टोटल मोल, अगर बी के मोल है तो बी का मोल अपॉन टोटल मोल। जैसे मैंने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया, उसके पास कंपोनेंट कौन से, ए और बी, उसके अंदर ए के मोल्स Na, बी के मोल्स Nb। तो जैसे अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, काई से। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में यूनिट याद रख लेना, कैपिटल M स्मॉल m, काई, इसको क्या बोलते हैं, काई, काई। ठीक है, जैसे अब ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो काई ए क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। अरे भाई साहब ए के मोल अपॉन टोटल मोल, काई बी क्या हो जाएगा, बी के मोल अपॉन टोटल मोल। और बाइनरी मिक्सर में आपको पता है दो टाइप ही, दो की कंपोनेंट होते हैं और दोनों के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यहां से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माइनस 1, सॉरी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दोनों का सम कितना है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना है, 1। अरे है कि नहीं है। और एट द एंड सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, यूनिटी के बराबर। और ये हमारी जो क्वांटिटी है वो कैसी है, यूनिट लेस है। जैसे यहाँ पे तो यूनिट आ रही थी ना, यहाँ पे यूनिट कौन सी आ रही थी, मोलर, यहाँ पर मोलल, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं है, और यहाँ पर ये भी यूनिट लेस है। आगे बात समझ में। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो सॉल्युबिलिटी एक ऐसा सब्सटेंस है, solubility of a substance in is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specific temperature। क्या होती है, ध्यान सुनो, किसी टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर, मेरे पास एक मिक्सचर है इथेनॉल और वाटर का, इथेनॉल और वाटर का। वाटर क्या है, मेरे पास सॉल्वेंट है, इथेनॉल मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है। इथेनॉल का कितना मैक्सिमम अमाउंट वाटर में डिसॉल्व हो सकता है किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। क्या, इथेनॉल का मैक्सिमम अमाउंट किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर वाटर के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकता है, वो है इथेनॉल की सॉल्युबिलिटी। यहां पे हमने कोई भी सब्सटेंस लिया तो वो क्या हो जाएगी, सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। आगे समझना सॉल्युबिलिटी। ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किस टाइप का है, सॉल्वेंट किस टाइप का है, दोनों पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट गैस है, सब पर डिपेंड करती है आपकी
कौन? सॉल्युबिलिटी। इसका एक एमसीक्यू आया हुआ है, तो इसको थोड़ा एमसीक्यू के नजरिए से ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी जो है आपकी नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है। चलें आगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और प्रेशर डिपेंडेंट भी है। तो भाई साहब आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड भी करती है और प्रेशर पर डिपेंड भी करती है। यहां पर आएंगे तब बताएंगे टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो इतना याद रखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और प्रेशर डिपेंडेंट भी है। ये एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, पहली बात नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरी बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरी बात टेम्परेचर पर और चौथी बात प्रेशर पर डिपेंड करती है। इन चारों पर डिपेंड करती है आपकी कौन? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड कैसे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। आ जाओ, कोई बात नहीं। लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सेम टाइप की चीजें सेम टाइप की चीजों में डिसॉल्व आसानी से होगी। जैसे मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। यहां पे भी सोडियम क्लोराइड है, क्या होता है? NaCl। अब एक है सोडियम प्लस बन गया, मतलब वो है कैटायन, और क्लोराइड माइनस है, वो क्या है? एनायन। तो अब दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये क्या है? आयनिक बॉन्ड है दोनों के बीच में, और आयनिक बॉन्ड किस कैटेगरी का होता है? पोलर बॉन्ड। तो ये वाला भी पोलर है और ये वाला भी पोलर है। इधर मैंने ले लिया वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, कैसा बनता है? OH और H, ऑक्सीजन पर -2 है, इस पर इन पर +1 है। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी कैसा है? पोलर। लेकिन बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। तो भाई साहब बात समझ में आई होगी। पोलर पोलर में आसानी से डिसॉल्व होगा, ये तो लिखा हुआ है देखो, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। पोलर पोलर सॉल्यूशन में आसानी से डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व होगा। लेकिन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट मैंने क्या लिया है? बेंजीन, और बेंजीन कैसा है मेरे पास? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है बच्चा? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें तो आसानी से डिसॉल्व होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो गया है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो गया है, मतलब एक मैक्सिमम सैचुरेटेड स्टेट आ चुकी है। अब इससे ज्यादा ना कि डिसॉल्व हो पाएगा, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? लिमिट आ चुकी है। आपकी रोटी की भूख थी 4, आपने 4 खा ली, अब लिमिट आ गई ना, अब इससे ज्यादा खा सकते हैं, निकाल। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। सॉल्यूशन में स्टेट कौन सी आ जाती है? सैचुरेटेड स्टेट है। सैचुरेटेड स्टेट के ऊपर भी कोई भी सॉल्यूट इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्टेट कौन सी आ गई है? सैचुरेशन वाली फेज आ गई, इक्विलिब्रियम फेज आ चुकी है, ठीक है। वो रोटी वाला एग्जांपल हटा देना। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ऐसा टाइप का सॉल्यूशन जिसमें एक फाइनल स्टेज, एक इक्विलिब्रियम स्टेज के बाद में कोई भी सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे ये और लाइन क्या लिखी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है सॉल्वेंट में, अब इससे ज्यादा इक्विलिब्रियम फेज आ गई, इससे ज्यादा डिसॉल्व होने वाला नहीं है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी भी सैचुरेटेड स्टेट नहीं आई है। मतलब 100 ml डिसॉल्व होना था, अभी भी 95, 90, 80, 85, 75 वहीं पे बैठा है। मतलब अभी भी 20, अगर 75 है तो 25 अभी भी डिसॉल्व होना बाकी है, 80 है तो 20 डिसॉल्व होना अभी भी बाकी है। मतलब जितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट है, यहां पर तो क्या था? यहां पर क्या था? मैक्सिमम लिमिट जितना डिसॉल्व हो चुका था, 100 ml की उसकी मैक्सिमम लिमिट थी और 100 ml तक वो डिसॉल्व हो चुका था। यहां पर मैक्सिमम लिमिट है 100 ml, अभी भी सॉल्यूट कितना है? कम डिसॉल्व हुआ है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 100 ml, लेकिन अभी भी सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ है? 75 हुआ है, 80 हुआ है। अगर 75 हुआ तो अभी भी 25 होना बाकी है ना, तो लेसर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व देन द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट से अभी सॉल्यूट कम डिसॉल्व हुआ है। तो ये तो है अनसैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड। क्लियर? चले आगे आ जाओ। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या गया है सॉल्यूशन में? तो देखो भाई, सॉल्युबिलिटी पे नियरली एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने ले लिया। अब ये तो आपको याद करना है, तो ध्यान से सुनो। एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच लेस ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। एनर्जी देके आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा रहे हो,
एनर्जी देके आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करा रहे हो, तो मतलब टेम्परेचर देना बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूट और भी और डिसॉल्व होगा ना यार। आपने किसी आदमी के ऊपर फोर्स लगा के काम करवाना चाहा, फोर्स लगाकर काम करवाना चाहा, तो अगर आपने अब फोर्स लगा दिया तो वो आदमी ज्यादा काम करेगा कि नहीं करेगा? और अगर आपने उसको डील दे दी कि ये काम है 5 घंटे का काम है और आप तो अब तू कर ले, तो वो अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो तो 5-6 घंटे लगा लेगा, 7 घंटे लगाएगा, कोई इसके कोई ध्यान देने वाला है क्या? नहीं है। तो यहां पर तो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है और एनर्जी दे दी है, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है? एंडोथर्मिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब प्रोसेस एंडोथर्मिक है और एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी दे रहे हो, तो जो आपका टेम्परेचर है बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अरे इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन उसका जस्ट उल्टा है किसमें? एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक क्या होता है? डेल्टा एच लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर अगर कम करूंगा, मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो सॉल्युबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी। अरे भाई साहब पहले ही हीट रिलीज हो रही है, पहले ही हीट रिलीज हो रही है, तो आपकी टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी तो वैसे भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस पर टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी दोनों में बढ़ रही है, लेकिन एक में हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में हमें टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में पहले से ही हीट निकल रही है और एंडोथर्मिक में हमें देनी पड़ रही है। आगे बात समझ में? चले आगे। अब है प्रेशर। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकंप्रेसिबल। सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर कोई एज सच इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, एज सच इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। गैस की लिक्विड के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर और टेम्परेचर। हाँ अच्छा, किसके अंदर? गैस और लिक्विड की। गैस का गैसेस सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर अगर डिजोल्व कराना है तो इक्वली इफेक्ट करेगा कौन? प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। और प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ती है। जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चलते हैं। इसका एक सबसे फेमस एग्जांपल है हेनरी लॉ। कौन सा है? हेनरी लॉ। इतना देखो फिर आगे चलते हैं। अगला है मेरे पास हेनरी लॉ। हेनरी की लॉ क्या होता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर पे, किसी भी सरफेस पे लिक्विड की और सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन और लिक्विड की किसी भी सरफेस पे जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ बोलता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैस का जो पार्शियल प्रेशर है गैस के ही मोल फ्रैक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर। तो प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को हमने ले लिया P, और मोल फ्रैक्शन को हम जानते हैं कई से, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ गया। आपको जब पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आया है जिस कांस्टेंट का नाम क्या है? KH। KH को क्या बोलते हैं हम? हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू द KH इनटू काई ऑफ गैस। तो इसको इक्वेशन सेट करने की कोशिश करता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। m क्या है यहाँ पर? m है मेरे पास यहाँ पर स्लोप, c क्या है मेरे पास यहाँ पर? इंटरसेप्ट, और c तो यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है। x की जगह पे क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन। m की जगह पे क्या आ गया? KH, और y की जगह पे क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना है यहाँ पर, जिसकी स्लोप कितनी आई? स्लोप आई है हेनरी लॉ कांस्टेंट के बराबर। इसकी स्लोप कितनी आई है? हेनरी लॉ कांस्टेंट के बराबर। और इंटरसेप्ट कितना है? 0। अगर 0 इंटरसेप्ट वाला ग्राफ है तो हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? आपको पता है, ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। ठीक है। ये है हेनरी लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का ग्राफ। ठीक है। चले आगे देखो। अब KH क्या क्या होता है? KH की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो लिखी हुई नीचे। KH फंक्शन है नेचर ऑफ गैस का, गैस के नेचर का एक फंक्शन है। जो अगर डिफरेंट गैसेस होगी तो उनके लिए डिफरेंट KH की वैल्यू होगी सेम टेम्परेचर पर।
अगर गैसेस डिफरेंट है तो उनके लिए केएच की वैल्यू सेम हो सकती है डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, और सेम टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिफरेंट गैसेस है तो उनके लिए केएच की वैल्यू डिफरेंट होती है, सेम टेम्परेचर और डिफरेंट टेम्परेचर अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। अगर केएच की वैल्यू ज्यादा है तो आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अगर केएच की वैल्यू ज्यादा है तो आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे? सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर के ऊपर, और पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मतलब कुल मिला के सॉल्युबिलिटी भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर। अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन केएच के और मोल फ्रैक्शन के बीच में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी केएच वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर केएच वैल्यू बढ़ गई तो मोल सॉल्युबिलिटी जो है वो आपके काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? यहां पर कम हो जाएगी। मतलब कुल मिला के बोल रहा हूं हेनरी लॉ कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? सॉल्युबिलिटी। आ गई बात समझ में? केएच की जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किसके यूनिट के बराबर है? प्रेशर की यूनिट के बराबर, ठीक है, सब समझ गए। और केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर के। कैसे? केएच अभी तो बढ़ गया है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काई के, और काई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ऑब्वियसली बात है केएच जो हो गया वो टेम्परेचर के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, वही वाली बात है, केएच तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना सॉल्युबिलिटी। केएच जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, और केएच क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में क्या हो गया? इनवर्सली का रिलेशन आया कि नहीं आया? टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में इनवर्सली का रिलेशन आया कि नहीं आया? आया ना। जैसे केएच और काई में इनवर्सली का रिलेशन था, तो केएच और सॉल्युबिलिटी में इनवर्सली का रिलेशन आया। वैसे ही केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में वापस क्या आ गया? इनवर्सली का रिलेशन आ गया। ये कुछ की पॉइंट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार वीडियो रोक के इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चले आगे। अब हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है हमारे पास। पहली एप्लीकेशन आपको पता होगा, जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं अचानक से खोलते तो उसमें CO2 के बबल उठते हैं। क्यों? उसमें CO2 गैस हाई प्रेशर पर फिल की जाती है, ताकि CO2 क्या हो जाए? CO2 की सॉल्युबिलिटी उस ड्रिंक के अंदर आसानी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल हो जाए। CO2 गैस उस ड्रिंक के अंदर जल्दी से ज्यादा सॉल्युबल हो जाए, इसलिए उसको बोतल को, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हाई प्रेशर पर हम पैक करते हैं। किस पर? हाई प्रेशर पर पैक करते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। होगी कि नहीं होगी? ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर लगाने पर क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। हाई प्रेशर लगाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट, स्कूबा ड्राइवर्स, आपको पता है स्कूबा ड्राइवर जब तैरने जाते हैं तो जैसे जैसे वो नीचे जाते रहते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वाटर का प्रेशर लगेगा उसकी बॉडी पर। और हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है लंग, अगर लंग्स का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तभी हमारे लंग्स जो है कोलैप्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की जो है वो पानी के अंदर जा रही है, तो वाटर का प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाटर का प्रेशर कौन सा होता है बेटा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वाटर का प्रेशर जैसे जैसे लग रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो लंग्स को भी अपना प्रेशर बाहर के प्रेशर की तरह बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो लंग्स को चिपक जाएंगे ना, लंग्स क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जा रहा है सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो नाइट्रोजन गैस भी सॉल्युबल हो रही है। तो ध्यान से सुनो, नीचे जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है। अंडर हाई प्रेशर मोर नाइट्रोजन इन ब्लड, नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा आ जाएगी किसमें? ब्लड में। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन नार्कोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजन नार्कोसिस। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं लंग्स को भी अपना प्रेशर बाहर के प्रेशर की तरह बराबर करना पड़ रहा है, तो ज्यादा गैसेस क्या हो जाएगी? ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, ज्यादा गैसेस सॉल्युबल होती जा रही है। और वहां पे है क्या? मेनली नाइट्रोजन गैस अपने ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, तो नाइट्रोजन के बबल उठेंगे, उसी नाइट्रोजन के बबल्स को कंडीशन को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन नार्कोसिस। ठीक है। और ये तो हो गई अंदर जाने की कंडीशन। एकदम सडन ऊपर आए तो नाइट्रोजन गैस जो आपके ब्लड में है वो और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, तो ब्लड में क्या बना लेगी? वो बबल्स बना लेगी। क्या बना लेगी बेटा? बबल्स बना लेगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? डीकंप्रेशन, सिकनेस या फिर बैंड। और ये बहुत पेनफुल और डेंजरस कंडीशन होती है, इसलिए जो आपने ध्यान से देखा होगा स्कूबा डाइवर जब वापस अंदर जाने के बाद आप ऊपर आते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, ताकि इस वाली जो बैंड और डीकंप्रेशन सिकनेस कंडीशन को है आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन अगर अचानक से ऊपर आए तो डीकंप्रेशन और सिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मौत भी हो सकती है। ठीक है। तो बहुत पेनफुल और डेंजरस कंडीशन है। चले आगे। अच्छा, तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं? इसके इफेक्ट को कम करने के लिए किसके? नाइट्रोजन गैस के
ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन की, नाइट्रोजन गैस की तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ब्लड के अंदर, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए जो उनके पीछे स्कूबा डाइवर्स के पीछे जो टैंक लगा हुआ होता है, उस टैंक में मिक्सर भरा हुआ होता है किसका, 11.7% हीलियम का, 56.2% नाइट्रोजन का और 32.1% किसका, ऑक्सीजन का। मिक्सर याद कर लो, 11.7% हीलियम का, 56.2% नाइट्रोजन का और 32.1% ऑक्सीजन का। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अच्छा, अगला है हाई अल्टीट्यूड पे। हाई अल्टीट्यूड पे क्या होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। हाई अल्टीट्यूड पे हिमालय रीजन में जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पे प्रेशर कम है, वही वाली लंग्स वाली कंडीशन। लंग्स को अपना प्रेशर बाहर के प्रेशर की तरह बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो वहां पर होता क्या है, एट हाई अल्टीट्यूड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, तो ब्लड में ऑक्सीजन भी क्या आ गई, कम। ये क्या कॉज करेगी, वीकनेस, कंफ्यूजन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोक्सिया। यहाँ पे थोड़ी एनसीईआरटी ने मिसप्रिंट किया है, उन्होंने लिखना वो हाइपोक्सिया चाह रहे थे, उन्होंने लिख दिया एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब तो होता है जीरो ऑक्सीजन कंडीशन। क्या होता है, एनोक्सिया का मतलब होता है जीरो ऑक्सीजन कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में जीरो ऑक्सीजन होगी तो आप तो मर जाओगे ना यार। आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कंडीशन क्या होगी, जीरो, मतलब कंडीशन क्या होगी, एनोक्सिया वाली। एनोक्सिया वाली कंडीशन होगी तो आप तो मर जाओगे ना। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी हो जाती है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन इन ब्लड। यहां पे थोड़ी एनसीईआरटी ने मिसप्रिंटिंग कर दी है, यहाँ पे एनोक्सिया की जगह हाइपोक्सिया लिखना था, लेकिन उन्होंने लिख दिया क्या, एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब क्या होता है, जीरो ऑक्सीजन इन ब्लड। ऑक्सीजन में जीरो हो गई, ऑक्सीजन जीरो हो गई किसमें, ब्लड में। इतना देखो, फिर आगे चलता है। बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास एक सबसे फेमस लॉ है, राउल्स लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अपने हेनरी लॉ देखा था, हेनरी लॉ भी इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशंस भी। और अब बात करते हैं राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, जो आसानी से घुल जाए, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का, उसके हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हर एक कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बोलता है हमारा राउल्स लॉ। आ जाओ देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया दो लिक्विड लिए, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। तो राउल्स लॉ क्या बोलता है, वेपर प्रेशर is directly, partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of A. So partial vapor pressure of A is equals to the vapor pressure of A chi A, और partial vapor pressure of B is directly proportional to the chi of B या फिर mole fraction of B. तो partial vapor pressure of B is equals to the vapor pressure of B chi B. ठीक है, वापस बता देता हूं, देखो ध्यान से। partial vapor pressure of A is equals to the vapor pressure of A into chi B, काई ए, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड काई बी। काई बी क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर है ए और बी के, और पी ए और पी बी क्या है, वह पार्शियल वेपर प्रेशर है। पी ए और पी बी क्या है यहाँ पर हमारे, यहाँ है पार्शियल वेपर प्रेशर। ये क्या है, वेपर प्रेशर, ये दोनों क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। और काई ए और काई बी यहाँ नीचे लिखते हैं, काई ए एंड काई बी क्या है बेटा, वो है मोल फ्रैक्शन है किसका, ए और बी का, मोल फ्रैक्शन ए एंड बी का। तो हमने इक्वेशन कंपेयर की किससे, y बराबर mx प्लस सी से। तो ध्यान सुनो, जैसे y पे कौन आ जाएगा, वेपर प्रेशर, m स्लोप हो जाएगी, x पे कौन आ जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन। तो x एक्सिस पे तो ले लिया मैंने मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पे मेरा क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, y एक्सिस पे क्या आ गया मेरे पास, वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, ध्यान सुनो, अगर मैंने दोनों में से अगर A का मोल फ्रैक्शन 0 कर दिया और B का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन है हमारे पास टोटल प्रेशर की। तो अगर ध्यान सुनो क्या किया है, ये वाली टर्म का 0 कर दिया तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको 1 कर दिया, तो जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, पीबी नॉट के। टोटल प्रेशर किसके बराबर है, पीबी नॉट के। तो ये लो टोटल प्रेशर पे किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, पीबी नॉट के। और इस तरफ अगर इसी का उल्टा कर दे तो काई ए की कंडीशन हो जाएगी 1 और काई बी की कितनी हो जाएगी कंडीशन 0। तो इस बार वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, वेपर प्रेशर ऑफ पी ए नॉट के।
किसके बराबर आ जाएगा, वेपर टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट के। क्यों, यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का 1 ले लिया, यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन किसका लिया था, बी का 1 लिया था। और अगर बात करें टोटल वेपर प्रेशर की, किसकी, टोटल वेपर प्रेशर की, इसकी बात करने से पहले उधर आना पड़ेगा अपन को। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ क्या कहता है, डाल्टन लॉ कहता है टोटल प्रेशर किसके बराबर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर है ना, किसके बराबर है, ए का भी पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर, दोनों को ऐड कर दो, टोटल प्रेशर के बराबर है। ए का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर है, ए का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। बी का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर है, बी का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, दोनों को ऐड कर लो। काई बी को मैंने क्या लिया, क्योंकि काई ए प्लस काई बी कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो काई ए की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस काई बी, या फिर काई बी की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस काई ए। दोनों को रख के तो एक बार तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, पीटी देखो यहाँ रखो, काई बी की जगह मैंने रख दिया पहले 1 माइनस काई ए, रख दिया यहाँ तक, ठीक है। तो पीबी नॉट दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो पीबी नॉट और माइनस क्या हो जाएगा, पीबी नॉट इंटू काई ए। अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये देख लो, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या आ गई, पीबी नॉट प्लस पीए नॉट माइनस पीबी नॉट काई ए, और ऊपर एक कंडीशन क्या चल रही है, पी नॉट ए काई ए प्लस पीबी नॉट 1 माइनस काई ए। इसकी सेम कंडीशन आप 1 माइनस काई बी वाले भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, तो टोटल प्रेशर पी नॉट ए प्लस पीबी नॉट माइनस पीए नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, काई बी। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, अब तो वापस बता देता हूँ। टोटल प्रेशर किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ बी, इधर हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू काई ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर, दो फॉर्मूले, पीबी नॉट प्लस पीए नॉट माइनस पीबी नॉट काई ए, और टोटल प्रेशर बराबर पीए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पीए नॉट इंटू काई बी। फॉर्मूला अटपटा है बेटा, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ी टर्म्स कंफ्यूजन है तो ध्यान सुन लो, एक बार वापस बता देता हूँ। पी ए और पी ए क्या है, पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और पीए नॉट और पीबी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर। पीए नॉट और पीबी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर, पीए और पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब ठीक, तो टोटल वेपर प्रेशर हमारे किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर है। तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1 है तो उसका आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 है तो उसका आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन चलेगी 0 से, क्योंकि इंटरसेप्ट कितनी है हमारी 0। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट होगी बेटा, ओरिजिन से। आगे बात समझ में, ग्राफ क्लियर, चलेंगे आगे। आओ देखो, अब वेपर का कंपोजिशन देखते हैं। वेपर के कंपोजिशन में हमने लिया वाई ए और वाई बी। इस तरफ वाले जो थे काई ए और काई बी, वो थे मोल फ्रैक्शन हमारे किसमें, लिक्विड वाले फेज में। और यहां पर ये जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी के वेपर फेज में। यहाँ पे जो काई ए और काई बी थे मोल फ्रैक्शन थे, वो कौन से, लिक्विड फेज में थे। यहाँ पर वाई और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है ए और बी के वेपर फेज में। तो ये देख लो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर। तो वाई ए का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो वाई ए का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइड में टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइड में टोटल वेपर प्रेशर, और वाई बी का क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइड में टोटल प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू काई ए, और टोटल प्रेशर तो इसके बराबर है ये पूरा पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी, और नीचे टोटल तो है ये पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। ये वाले भी दो फॉर्मूले, इन पे न्यूमेरिकल बनता है जो कि अपन कल करेंगे। न्यूमेरिकल कल वाली क्लास में न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि यहां पर अगर न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको एक बार सारी थ्योरी समझा देता हूं मैं, और न्यूमेरिकल हर का अलग अलग कराऊंगा, और हर एक के 2-2 3 न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन से कोई भी गिला शिकवा नहीं रह पाएगा। अब न्यूमेरिकल अलग कराने का सेंस इसलिए है क्योंकि एक बार अगर थ्योरी नहीं आती होगी तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे, थ्योरी नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे। एक बार पूरी थ्योरी पढ़ ली, अच्छे से सारे फॉर्मूले मगअप कर लिए, याद कर लिए, हाँ अब याद है, अब मैं न्यूमेरिकल करने बैठता हूं, तो मैं आपको हर एक न्यूमेरिकल पे 10 सेकंड का टाइम दूंगा। वीडियो पॉज करना, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फिर अगर नहीं हो तो सॉल्यूशन देख लेना। कर सकते हो ना, इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। बस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करे, मतलब राउल्स लॉ को जो फॉलो करता है वो तो है आइडियल सॉल्यूशन, और राउल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करता वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
अब इसका रीजन देखो, यहाँ पे अगर राउल्स लॉ को फॉलो करेगा तो ये वाली इक्वेशन बनेगी जो भी अपन बना के आए थे राउल्स लॉ में, कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू काई ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी, इसके बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए और बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, एक मेरा बाइनरी मिक्सर है, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बराबर है किसके, ए और ए के इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स के। क्या बोला मैंने, ए और बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बराबर है किसके, ए और ए के इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर है। ठीक है सर, मान लिया। तो इसी रीजन की वजह से आपके जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर नॉन आइडियल में साथ साथ कंपैरिजन में चलूं तो जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो ए और बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ए के इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है। कंडीशन, इसमें एंथैल्पी का, मिक्सर की एंथैल्पी जीरो होती है, मिक्सर का वॉल्यूम जीरो होता है। इसमें मिक्सर की कहां गया, मिक्सर की एंथैल्पी नॉन जीरो होती है और मिक्सर का वॉल्यूम नॉन जीरो होता है। ठीक है सर, जो आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू काई ए, और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का किसके बराबर आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू काई बी। इसके एग्जांपल मिथेनॉल, इथेनॉल, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन और टोलुइन। कौन कौन से, मिथेनॉल, इथेनॉल, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन और बेंजीन और टोलुइन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो अपने आप में दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जैसे अपन ने यहाँ लिखा था ना, ए और बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बराबर नहीं है किसके, ए और ए के इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स के। तो सर या तो बराबर नहीं है, या तो ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो डेविएशन कौन सा, मेरे पास नेगेटिव डेविएशन, और अगर कम हुआ तो डेविएशन कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ए बी का ज्यादा हुआ, ए से और बी से, तो डेविएशन कौन सा, मेरा नेगेटिव डेविएशन। मतलब मेरा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, मेरा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। देखो ये दिख रहा है आपको, ग्राफ नीचे की तरफ झुक गया। और अगर मेरा डेविएशन जो है ए बी का, वो डेविएशन कम है ए और बी से, तो अब मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ झुक जाएगा और ऊपर से कर्व लेते हुए आएगा मेरा राउल्स लॉ वाला ग्राफ। आगे बात समझ में, राउल्स लॉ को तो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ ए और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा ध्यान सुनना, ए और बी के बॉन्ड तोड़ने में हमको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी तो ये रिलीज कर देगा। ए के और बी के इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फोर्स को, बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उतनी तो ये रिलीज कर देगा, उतनी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फोर्स कम है। एक रीजन तो ये हो गया। तो यहां पे मिक्सर की एंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और यहां पर मिक्सर की एंथैल्पी लेस देन जीरो है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर मिक्सर का वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो, यहां पर मिक्सर का वॉल्यूम लेस देन जीरो। एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल के साथ वाटर, मिथाइल अल्कोहल के साथ वाटर, एसीटोन के साथ बेंजीन। क्योंकि इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में क्या हो जाती है बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम चीज यहां पर फिनॉल और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में भी क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई इनका ग्राफ क्या होता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और इनका ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ कर्व लेके आता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। आगे बात समझना, इतना देखो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो एजियोट्रॉप क्या होता है, दे आर बाइनरी मिक्सचर जिनका सेम कंपोजिशन होता है, चाहे लिक्विड हो चाहे वेपर फेज हो, कोई मतलब नहीं है, लिक्विड फेज हो चाहे वेपर फेज हो, उनका कंपोजिशन सेम रहता है। ऐसे बाइनरी मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग। अब मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है, द बाइनरी मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा उनके दोनों कंपोनेंट से, द बाइनरी मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा उनके दोनों कंपोनेंट से। देखो मैंने लिया एक मिक्सचर लिया 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाय मास, 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाय मास। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास कितना है, 373, और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है मेरे पास, 359। और जब मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया ना मैंने, मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट आया मेरे पास 393। कितना है बच्चों, 393। मतलब इसके और इसके बॉइलिंग पॉइंट से तो ज्यादा आया,
ये वाले कौन से हैं हमारे पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कौन से वाले, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा उनके दोनों कंपोनेंट्स, जैसे मैंने लिया 94.5% इथाइल अल्कोहल और 5.5% वाटर बाय वॉल्यूम। तो इथाइल अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट है मेरे पास 351.4 केल्विन और वाटर का 373। तो मिक्सर का कितना आना चाहिए, कम आना चाहिए। मिक्सर का कम आ गया मेरे पास 351.2 केल्विन। इसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, यहां तक। अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो ये तो हो गया एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का क्वेश्चन फिक्स आता है बेटा, फिक्स क्वेश्चन है अपने भाई, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, इनका क्वेश्चन फिक्स है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट नॉट अपॉन देयर नेचर। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर तो डिपेंड करे लेकिन उनके नेचर से उनको कोई लेना देना नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, बट लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर तो डिपेंड करती है लेकिन उनके नेचर से उसको कोई लेना देना नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 टाइप की होती है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों को हमको डिटेल में पढ़ना है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेरे पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ग्राफ फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनता है और न्यूमेरिकल आप सभी को पता है कब होगा, न्यूमेरिकल होगा कल जो अगला पार्ट आएगा सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल, उस पार्ट में न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आज के सारे के सारे फॉर्मूले और ग्राफ करते हैं, इतना देखो फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो पहली हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोवरिंग कितनी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाओ। तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब हमारा सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, तब जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। क्या बोलते हैं, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब कब, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाता है किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। पहले कुछ टर्म्स क्लियर करो, P0 है यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और PS है यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मेरे को सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट, क्योंकि काई ऑफ सोल्यूट प्लस काई ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है लाडलों, 1 के बराबर। तो ये देखो ध्यान से इधर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है, काई ऑफ सॉल्यूशन के, सोल्यूट के। एक इधर आ जाएगा और काई ऑफ सोल्यूट को अगर लिखना होगा तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, और अगर काई ऑफ सॉल्वेंट लिखना होता तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। जैसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो ए के मोल्स बाकी अपॉन में टोटल मोल्स, बी का मोल फ्रैक्शन लिखना है बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन सोल्यूट सॉल्वेंट के मोल, ऐसे लिखते हैं। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो P0 माइनस PS अपॉन P0, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। यहां से देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसी को तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं लाडो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर तो डिपेंड करे लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूशन से उसको कोई लेना देना नहीं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। किसके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है सर, अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जो सॉल्वेंट के मोल है वो ज्यादा है किसके,
किससे? सॉल्यूट के मोल से। तो यहां पर हम सॉल्यूट के मोल को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं नीचे। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर आ जाएगा? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स। एक तो ये रहा फॉर्मूला और एक कहा गया ये रहा। ये दो फॉर्मूले, इन पे न्यूमेरिकल, कल अगले पार्ट में सॉल्यूशन के अलग, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी चलती रहेगी और यहाँ पे आप बोर भी नहीं होगे ज्यादा लंबा लेक्चर से, ठीक है? क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर से बोरियत होने लग जाती है। तो अभी जस्ट घंटे भर में सॉल्यूशन कवर करके अगले एक घंटे में हम इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है? आओ देखो दूसरी है, अब मैं थोड़ा डिप्रेशन और एलिवेशन को थोड़ा लास्ट में रखूंगा ताकि यहाँ पे एक साथ में कवर हो जाए कंपैरिजन में। अब है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पहले डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा लो से हाई कंसंट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो प्रेशर लगेगा, अरे ऑस्मोसिस इसी को तो बोलते हैं। और इसी में लगने वाला प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सॉल्यूशन की मोलरिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूशन की मोलरिटी के। और मोलरिटी क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन टर्म है। तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? कंसंट्रेशन के। और अगर पाई कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, टी फॉर टेम्परेचर और आर फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहां से पाई का फॉर्मूला क्या आ गया? सी आर टी। सी फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? मोल पर वॉल्यूम लिखते हैं ना, मोल पर वॉल्यूम। और मोल पर वॉल्यूम में तो क्या है? मोलरिटी है कि नहीं? अरे मोल्स पर वॉल्यूम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, मोल पर वॉल्यूम क्या है? मोलरिटी। तो देखो, तो पाई बराबर सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मल्टीप्लाई में आरटी। तो मोल और मोल्स को कैसे लिखते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स को कैसे लिखते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एन का फॉर्मूला और क्या आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम इनटू आरटी। तो यहां से हमको चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या है? वॉल्यूम, टी क्या है? टेम्परेचर, और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये थी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है? तो हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, अब सॉल्यूशन में क्या क्या है सर? सॉल्यूशन में है बेटा, एक तो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और एक है वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। उसका जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लेस है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। अब भाई साहब मिलावटी चीजों का तो दाम कम ही होगा ना ओरिजिनल चीज से, तो वही चीज है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? मिलावटी चीज है। मिलावटी चीज कैसे? इसमें सॉल्यूट भी है, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट भी है। और इधर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है सर? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो भाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, हमको सॉल्यूशन का बराबर करना पड़ेगा, तभी तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट में इसी कारण एलिवेशन आ जाता है, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? ज्यादा करना पड़ता है, जाकि बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से, बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के वेपर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए, ताकि उसी कारण हम क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो अभी जो गैप आ रहा है ध्यान सुनो। पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? टीबी नॉट। पहली बार जब मैंने 1 चम्मच शुगर डाली, अब 1 चम्मच शुगर क्या है मेरे पास? यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो 1 चम्मच शुगर डाली तो सॉल्यूशन 1 बना। सॉल्यूशन 1 का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो है टीबी। थोड़ा सा आगे किसका टेम्परेचर? देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना हम, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर हमको ज्यादा करना है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। या फिर उसका बोलूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमको ज्यादा करना है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। तो पहली बार आया टीबी, दूसरी बार आया टीबी डैश, क्योंकि दूसरी बार मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली थी, ठीक है सर? तो जो आपका जो रेज आएगा, रेज कैसे? डेल्टा टीबी नॉट।
डेल्टा टीबी नॉट, टीबी क्या हो जाएगा, टीबी नॉट माइनस टीबी डैश। तो डेल्टा टीबी ये क्या है, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, केबी इंटू एम। केबी यहाँ पर क्या है बेटा, केबी यहाँ पर है हमारे पास इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है बेटा, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम क्या है, मोलरिटी। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर। यूनिट ऑफ केबी क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ केबी आ जाएगी डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो टेम्परेचर की यूनिट अपॉन मोलरिटी की यूनिट। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन पर मोल पर केजी, केल्विन पर मोल पर केजी। केबी क्या है यहाँ पर, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये तो बात समझ में आ गई, टीबी डैश हमेशा ज्यादा होगा, फिर टीबी, फिर टीबी नॉट। क्यों, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, ताकि हमको क्या करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर लाना है, किससे, सॉरी ज्यादा लाना है, किससे, हमारे नॉन प्योर सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करना है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। केबी है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, साथ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन में हीट ऑफ वेपराइजेशन और मल्टीप्लाई में 1000, मल्टीप्लाई में 1000। एक तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला ये है, ठीक है, जो आपको याद करना है। अब डेल्टा टीबी किसके बराबर है, केबी इंटू मोलरिटी के। मोलरिटी का फॉर्मूला अपन शुरुआत में करके आए थे, क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में, इसको ग्राम में बदलो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास हम तोड़ मरोड़ के एक फॉर्मूला निकालते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट का। वो क्या है, 1000 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट अपॉन डेल्टा टीबी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक तो फॉर्मूला ये आया, एक फॉर्मूला ये आया। तो कुल मिला के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हमारे पास दो फॉर्मूले, कौन कौन से, केबी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू आर इंटू डेल्टा टीबी नॉट अपॉन में डेल्टा एच वेपर हीट ऑफ वेपराइजेशन और मल्टीप्लाई में 1000। मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है 1000 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट अपॉन में डेल्टा टीबी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला चलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए, किसका, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज का। दोनों फेज का जब लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज का जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है सर। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि अरे भाई साहब वही मिलावटी चीज का दाम कम होता है प्योर चीज से। यहाँ पर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का TF नॉट और सॉल्यूशन का TF। TF डेल्टा TF किसके बराबर आ जाएगा, TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF किसके बराबर आ जाएगा, TF नॉट माइनस TF। TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। डेल्टा TF वही वापस बात है, मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू एक कौन से क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा KF। KF को क्या बोलेंगे हम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां से हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जैसे यहां पे आया था मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वैसे ही वहां पे आ जाएगा। कैसे निकाला, केबी यहाँ पे केबी इंटू एम है, तो वहां पे हो जाएगा KF इंटू एम। यहाँ पे फिर मोलरिटी का फॉर्मूला सोल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट 1 किलोग्राम में, फिर ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर ऐसा आएगा। सेम टू सेम मैंने डिटो फॉर्मूला लिखा यहाँ पर। यहाँ पे क्या था, केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मल्टीप्लाई में 1000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में यहाँ क्या था, डेल्टा टीबी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे भी डेल्टा TF इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। एग्जैक्ट सेम है, बस इधर केबी है इधर KF है। ठीक है, बाकी सब सारी चीजें सेम है। इधर भी मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है, इधर भी मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला। ठीक है सर। KF को क्या बोलते हैं, KF को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KF की यूनिट क्या हो जाएगी, टेम्परेचर की यूनिट अपॉन मोलरिटी की यूनिट, वो हो जाएगी किलोग्राम पर केजी पर मोल, केल्विन पर केजी पर मोल। ठीक है, यहां से जैसे यहां पर आया था केबी का फॉर्मूला क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में टीबी नॉट अपॉन में हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्यों हीट क्यों थी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है, वेपराइज करना पड़ेगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मल्टीप्लाई में 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे टीबी नॉट था, यहाँ पे TF नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी। कोई जमाना है, इस बार फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, तो KF का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई में TF नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और अपॉन में हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाई में 1000। फॉर्मूला सॉरी ग्राफ देखो, जब प्योर सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो TF नॉट है। जैसे ही पहली बार 1 चम्मच शुगर डाली, नॉन वोलेटाइल चीज, मिलावट की तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी
पीछे पीछे धीरे धीरे कम होता रह रहा है। अब कम होता है, पहली बार कम हुआ तो TF आ गया, फिर दूसरी बार 2 चम्मच शुगर डाली तो और कम हो गया, तो अब की बार कितना आ गया TF डैश। इसी कारण से फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाता है डिप्रेशन, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाता है एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर पीछे चल जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर पीछे चल जाता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, इतना देखो, फिर आगे चलता है। तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई का फॉर्मूला क्या है? आई है का फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मली जो मोलर मास है वो, और उसके बाद जब आई को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो मोलर मास में डिफ्लेक्शन आएगा उसका डिविडेशन। ठीक है, या फिर आई का एक और फॉर्मूला है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिवाइड में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के बाद में वो। और आई हम निकालते कैसे? आई हम निकालते हैं जो कोई भी आयन जब टूटता है, जब कोई भी आयनिक पार्ट जब टूटता है, जैसे KCl टूटा, K प्लस और Cl माइनस में कितने पार्टिकल टूटे? 2, एक कैटायन और एक एनायन, आई की वैल्यू 2 हो गई। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे टूटा? Mg+2 और SO4-2 में, आई की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि एक आयन है कैटायन कौन सा Mg+2 और एक है एनायन SO4-2। CaCl2 कैसे टूटा? Ca+2 और 2Cl-, इस बार कैटायन कितना है? एक कैल्शियम+2, लेकिन एनायन कितना है? 2 Cl- है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब जो वॉल्ट ऑफ फैक्टर है वो दो चीजों पे काम करता है, एक तो है एसोसिएशन और एक है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टूटे, तो उसका फॉर्मूला है आई का, I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच सॉल्यूट ब्रेक। n क्या है? सॉल्यूट जो है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में ब्रेक हुआ है वो है n यहाँ पर। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I क्या है यहाँ पर हमारे पास? वॉल्ट ऑफ फैक्टर। तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल टूटेंगे, नए नए आयन्स बनेंगे, नए नए आयन बनेंगे तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और I की वैल्यू भी तो 1 से बड़ी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बन रहे हैं ना और नए टूट रहे हैं। जैसे NaCl टूटा, NaCl टूटा तो Na प्लस और Cl- 2 में टूटा, तो कितना हो जाएगा? I की वैल्यू 2, 1 से तो बड़ी आ रही है ना, क्योंकि आयन टूट रहा है। लेकिन अगर भाई वही बात करूं एसोसिएशन की, एसोसिएशन में फॉर्मूला क्या आता है? I का 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n और बीटा। यहाँ पे अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ बीटा क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, n क्या है? वही वापस नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटिंग। यहाँ पे क्या था? n क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टूट रहे हैं, कितने सॉल्यूट पार्टिकल टूट रहे हैं, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ पर कितने एसोसिएट हो रहे हैं। जैसे डाइमराइजेशन, दो आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे NH3 और BF3 दो आपस में जुड़ रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं, उनके लिए n की वैल्यू 2। ट्राइमराइजेशन, 3 पार्टिकल आपस में जुड़ रहे हैं तो n की वैल्यू 3। तो एसोसिएशन में फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस n-1 अल्फा, और एसोसिएशन में फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n और बीटा। बीटा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई क्या है? वॉल्ट ऑफ फैक्टर। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल जो एसोसिएट हो रहे हैं। और इन्हीं के बाद में जब एबनॉर्मल मास जब निकाला गया था, एबनॉर्मल मास के कारण हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे फॉर्मूले चेंज हो गए थे, क्योंकि वॉल्ट ऑफ फैक्टर का उसमें इंक्लूजन हो गया था। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट है, उसका फॉर्मूला क्या था? P0 माइनस PS अपॉन PS, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू n ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसमें आगे I का मल्टीप्लीकेशन हुआ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB क्या था यहाँ पर हमारे पास? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा TB क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। M क्या था? मोलिलिटी। उसमें आयन का इंक्लूजन हुआ, तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर से फॉर्मूला क्या बन गया? I KB इंटू M। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या था? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। M क्या थी? मोलिलिटी। उसमें भी I का इंक्लूजन हो गया, तो क्या फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू M। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? क्या था? पाई इज इक्वल टू CRT। पाई क्या था यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर। C क्या थी? कंसंट्रेशन। R क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या था? टेम्परेचर। उसमें भी I का इंक्लूजन हुआ, तो फॉर्मूला क्या बन गया? पाई इज इक्वल टू ICRT। तो यहाँ पे होता है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म। सारी की सारी हमने थ्योरी कवर कर ली, सारे के सारे हमने डेरिवेशन कर लिए, सारे के सारे हमने फॉर्मूले कवर कर लिए, जो सॉल्यूशन थे आइडियल, नॉन आइडियल, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एजियोट्रॉप, सारे कवर कर लिए। अब कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो 5 से 6 जो आपके रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके बाद 10-15 न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपका अलग से लेक्चर बन जाएगा, ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आपका सॉल्यूशन चैप्टर पूरा का पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके
अगले पार्ट न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।